ग्रेविटेशन वाला जो रूल है वो याद हो तो आपको पता होगा, the gravitational force acting between two masses was directly proportional to product of their masses, right? And it was inversely proportional to square of distance between them. अगर मान लीजिए मैंने दो चार्ज पिक कर लिए हैं, एक है Q1 एंड दूसरा क्या है Q2, and both are separated by a distance small r, right? So point charge Q1 and point charge Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r जितना डिस्टेंस है। जो जो खास बातें मैं लिखने जा रहा हूं ना, keep it in your mind while writing the statement. So there should be two किस साइज के? पॉइंट साइज के, राइट? सो 2 point size charges, और ये ध्यान रखना, ये हमेशा अगर आप कुलम्ब्स लॉ की बात कर रहे हो तो ये किस में होने चाहिए? रेस्ट में होने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस शुड बी एट रेस्ट, तो यहां पे आपका चार्ज किस में होगा? रेस्ट में होगा। सो 2 point size चार्जेस विच आर एट रेस्ट, इनके बीच में जो ग्रेविटी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज directly proportional to product of magnitude of their charges, and it is inversely proportional to square of distance between them, right? यार फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक और चीज की बात करनी होती है, एंड दैट इज नोन एज डायरेक्शन। और यहां जब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो इट इज ऑलवेज along the line joining two charges. This is charge number 1, this is charge number 2. इसके ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो इट विल बी ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो लास्ट स्टेटमेंट हम यहां पर लिख देते हैं, विच इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इन सारी बातों को अगर मैं कंपाइल कर दूं तो कंपाइल करते ही बन जाती है हमारी एक स्टेटमेंट, जिसे हम बोलते हैं कुलम्ब्स लॉ। तो सुनना बात को ध्यान से। the electrostatic force acting between the electrostatic force acting between two point sized charges at rest is directly proportional to product of their charges, okay, and it is inversely proportional to square of distance between them. The direction of this force is always along the line joining two charges. Last time I am repeating the statement. Listen carefully. The electrostatic force acting between two point-sized charges at rest is directly proportional to product of magnitude of their charges and inversely proportional to square of distance between them. This force always acts along the line joining two charges. Clear है क्या ये बात? कोई डाउट इसमें? ग्रेट। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, जरा हम समझते हैं कि यहां स्टोरी बन क्या रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर मैं F से लिख रहा हूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर सर ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मिक्स करूं, यानी इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, तो आफ्टर combining, what we are going to have is F will be directly proportional to Q1 Q2 by R square. Proportionality से equality में जाने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक कांस्टेंट, राइट? लेकिन यहां इंट्रोड्यूस होने वाला कांस्टेंट के नाम पर कलंक है। सो बी केयरफुल। ये कांस्टेंट मैंने नाम तो भले ही कांस्टेंट दे रखा हुआ है, लेकिन साहब ये कांस्टेंट के किसी भी लक्षण को धारण करता
नहीं है। इसका कोई भी कैरेक्टर जैसा, इसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो कांस्टेंट से मिलती नहीं है। मेरे को ये बताओ, कांस्टेंट से अभी तक आप क्या समझते थे कि जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, राइट? यस सर। है यस ना? सर। लेकिन ये क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कांस्टेंट के नाम पे धब्बा है, कलंक है, ये मीडियम बदलते ही अपनी वैल्यू को बदल देता है। और ऐसा करने के पीछे इसका एक खास रीजन है, क्योंकि जिस कांस्टेंट को हम कोलंबियन कांस्टेंट बोल रहे हैं, ये मीडियम की एक एबिलिटी पे डिपेंड करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, बताओ? रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी। सिंपली उसे हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा स्मॉल के है, इस स्मॉल के को हम मीडियम की एक प्रॉपर्टी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम इज नोन एज परमिटिविटी। नया टर्म है, थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुन करके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि परमिटिविटी है क्या। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट स्टिल उससे हम समझ लेंगे कि कहने का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को, के की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में ले जा करके रिप्लेस करूं, तो ये जो मेरा फोर्स है, दिस कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R²। यहाँ पे तनय, ये जो R है ना, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, राइट? ये जो R है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दिस इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट, इसे आप बोलते हो एप्सिलॉन नॉट, राइट? चलिए, तो आते हैं पॉइंट के ऊपर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R², ये है फोर्स की इक्वेशन। इस टाइम पे मेरे जो चार्जेस है वो वैक्यूम में पड़े हुए हैं, दे आर इन वैक्यूम, फ्री स्पेस में पड़े हुए हैं। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन नॉट यूज किया हुआ है। अब सुनना बात को कि ये परमिटिविटी है क्या। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके अंदर, क्योंकि बहुत कुछ जानते होगे तुम इसके बारे में। मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन है क्या। देखो, जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है फोर्स, तो ये दो तरीके से हो सकता है। वन इज नोन एज कॉन्टैक्ट, राइट? एंड दूसरा इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट। पता है ना ये दोनों टाइप के फोर्स? एक को कांटेक्ट यस। फोर्स, जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कनेक्शन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट फिजिकल कांटेक्ट ये फोर्स एक्ट हो सकते नहीं है। जैसे धक्का लगाना है, तो साउथ की मूवी के तुम हीरो तो हो नहीं कि तुम इधर से उंगली उठाओगे और वहां से कार उठ जाएगी, है ना? ऐसा तो होगा नहीं। तुम्हें जाकर के कार को टच करना पड़ेगा। और जब आप किसी ऑब्जेक्ट के फिजिकल टच में आ करके, अच्छा कोई ऐसा बुरा तो नहीं मान गया ना कि ये ऐसा क्यों उन फिल्मों को क्रिटिसाइज किया गया, ऐसा ऐसा नहीं। अरे यार, होता है भाई। बॉलीवुड बोल सकता हूँ मैं, बॉलीवुड के अंदर बस। अपनी बॉलीवुड वाली भी कम नहीं है, एक झटका मारता है तो पूरा सामने वाला विलन 2 किलोमीटर दूर उड़ जाता है। चाहे इसका किसी को लॉजिक समझ में आ जाए तो मेरे को भी, आई वुड लाइक टू नो। वो तो पता सर बनाने वाले भी नहीं समझ पाए। अच्छा, बनाने वाले को भी नहीं पता है, ये भी सही है। गुड। ओके, सो द सिचुएशन इज कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की हम बात कर रहे थे। कांटेक्ट फोर्सेस में आपको फिजिकल कनेक्शन की हरिहरन से इज वायलेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत बढ़िया बात है, सही, एकदम सही है। ओके, सो कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की हम बात कर रहे थे। अगर आपको फिजिकल कांटेक्ट करने की जरूरत पड़े, पुश करने में, पुल करने में, आप फिजिकल कांटेक्ट लेकर के आते हो, दोज फोर्सेस आर नोन एज कांटेक्ट फोर्सेस। बट क्या यहाँ पे दोनों चार्जेस को टच कराने की जरूरत होती है? आंसर इज नो, नहीं, टच कराने की जरूरत नहीं होती है। इफ दे आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे ही है, तो ही ये फोर्स लगना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। अच्छा, फोर्स लगाने के लिए एनर्जी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, बोलो हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल जाएगी। तो अब सिचुएशन क्या है, जैसे मैग्नेट से जब आप करते हो, जब मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के नजदीक लेके जाते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी क्या कर जाती है, निकल जाती है। अब ऐसा समझो कि मैं आपको ये एनर्जी एयर में थ्रो करने के लिए बोलता हूं, और फिर मैं यही एनर्जी आपको थ्रो करने के लिए बोलता हूं वाटर में। मेरे को बताओ कहां आपको डिफिकल्टी पड़ेगी, कहां आपको दिक्कत आएगी? उतनी ही वाटर।
ऑब्वियस सी बात है ना। सिंपली अगर तुम दौड़ रहे हो यार, एयर में मैं तुमको दौड़ाऊं, यानी एयर इन द सेंस ग्राउंड के ऊपर मैं तुमको दौड़ने के लिए बोलूं, ऐसा नहीं कि तुम स्पाइडरमैन बन गए और तुम हवा में दौड़ रहे हो, नहीं नहीं नहीं, इतना इतना भयंकर फिजिक्स नहीं लगा रहे। अगेन हम फालतू की मूवीज की बात नहीं कर रहे हैं। तो कमिंग बैक टू दी पॉइंट, कि अगर आपको मैं दौड़ा रहा हूँ एक रोड के ऊपर, तब आप ज्यादा इजीली दौड़ सकते हो, ज्यादा स्मूथली दौड़ सकते हो, या मैं आपको पानी में दौड़ा रहा हूँ तब? योर ऑब्वियस आंसर विल बी सर रोड के ऊपर, है ना। व्हाई? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज एनर्जी जो आपको अपनी स्पेंड करनी है रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट, दैट इज लेस इन केस ऑफ ग्राउंड एंड इट इज हाई इन केस ऑफ वाटर। सिमिलर थिंग हैपेंस विद दी ये चार्जेस वाला फोर्स के साथ। क्या होता है जब वैक्यूम या फ्री स्पेस होता है, तो इन दैट केस एनर्जी बहुत स्मूथली ट्रांसमिट कर जाती है, मतलब बड़ी इजीली एक पॉइंट से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर जाती है। तो फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसको किसी मीडियम में ले जाकर के रख देते हो, तो उस टाइम पर इतना इजी ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई कि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या इतनी पूरी डिस्कशन से कोई मेरे को बता सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलती है, कहां पाई जाती है? वैक्यूम। वैक्यूम या एयर में, राइट, वैक्यूम या एयर में, ठीक है। सो ये जो मैंने फोर्स लिखा हुआ है बच्चे, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स विच यू कैन ऑब्टेन। अच्छा, कोई मेरे को ये बता सकता है कि अगर ये फोर्स मैक्सिमम है, तो एप्सिलन नॉट कैसा होगा? मिनिमम। बहुत। तो एक चीज नोट कर लेना तू यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कि फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम, परमिटिविटी इज मिनिमम। एयर या वैक्यूम के लिए बाकी मीडियम्स के कंपैरिजन में परमिटिविटी की वैल्यू कैसी होती है? मिनिमम होती है। क्या ये बात क्लियर रहेगी आपको? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो कोलंबियन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए 9 × 10⁹ पाई गई है। कोई मेरे को इसका यूनिट बता सकता है फ्रॉम दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन पर से यूनिट बता सकते हो क्या? सर न्यूटन मीटर न्यूटन स्क्वायर मीटर अपॉन कूलम। अपॉन कूलम स्क्वायर। बहुत बढ़िया, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, ये होता है कोलंबियन कांस्टेंट के का वैल्यू और उसका एसआई यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला आपके ऊपर है, आप ड्राइव करोगे इसका, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस के एंड एप्सिलॉन नॉट? so the relation is on your screen, that is k is equal to 1/4 pi epsilon naught। एंड अगर मैं इस रिलेशन को लगा करके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूं एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, तो इट कम्स आउट टू बी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट। यार पलटी खा जाएगा, देख इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, उल्टा पलटा वाला रिलेशन है, तो यूनिट उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिनिमम होती है इन केस ऑफ वैक्यूम, या एयर के केस में हम इसको मिनिमम लेकर के चलते हैं, एंड दैट वैल्यू इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। यस सर। इसी का एक और यूनिट आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, एंड दैट इज फैरड पर, फैरड पर, याद है क्या किसी को? मीटर, चलो कोई बात नहीं। सो फैरड पर मीटर इज अनदर यूनिट फॉर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चलेगा, याद रहना चाहिए अपने को ये वैल्यू। तो ध्यान रखना, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज द लीस्ट वैल्यू। वैक्यूम की जो परमिटिविटी है ना, दैट इज द लीस्ट वैल्यू, इससे इससे कम और किसी की ये वैल्यू होती नहीं है, राइट। चलिए, अच्छा, अगर ग्राफ बनाना हो अपने को एफ और आर के बीच में, तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के बीच का ग्राफ कैसा होता है? एफ वर्सेस आर का अगर मुझे ग्राफ बनाना है, तो इक्वेशन फॉर एफ वाज एफ इज इक्वल टू
कोलंबियन कांस्टेंट Q1 Q2 by R स्क्वायर। और यहां से अगर मैं देखूं तो F वैरीज विथ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट। तो अगर मैं F और R के बीच का एक ग्राफ बनाता हूं, Y एक्सिस के ऊपर F है, X एक्सिस के ऊपर R है, तो क्या ये ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा? हाँ सर। Yes, sir. Very good. And this shape is what we call as rectangular hyperbola, right? Yes, sir. और ऐसे ग्राफ को एक और नाम दिया जाता है, and that name is asymptote, right? Don't worry. डोंट वरी, ऐसा ऐसा कोई स्टेटमेंट आपसे पूछेगा नहीं कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ दिस ग्राफ। सो ये F वर्सेस R का ग्राफ हमारे पास है। कोई मेरे को बता सकता है एक मिस्टेक मैंने इसमें इंटेंशनली करी है, एक इंटेंशनल इसमें मिस्टेक है, कोई बता सकता है? इसमें सर यूनिट्स का नहीं लिखना, यहाँ पे मीटर और यहाँ पे न्यूटन, राइट। सो यूनिट्स अगर आप नहीं लिखोगे तो पॉसिबल है, गुजरात बोर्ड के अंदर तो 100% श्योर है कि मार्क्स उड़ जाएंगे दोस्त, तो छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, कुछ लोग आपसे पता है F वर्सेस 1/R स्क्वायर का ग्राफ बनवाते हैं। सो अगर आपसे कहा जाता है F वर्सेस 1/R स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा? अबे ये तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। इसमें भी एक गलती है, अभी भी तुम लोगों ने पकड़ा नहीं। Sir, unit. यस, उसका न्यूटन और 1/r स्क्वायर का मीटर टू द पावर -2। बहुत बढ़िया, राइट। अच्छा, अब अगर F और R स्क्वायर के बीच का ग्राफ पूछ ले तो इतने सारे ग्राफ नहीं पूछने वाले हैं ना, मत टेंशन लो, राइट। ये दो हो गए, दो बहुत हो गए, और अपने को टेंशन आएगा सर उसका हाँ जी, पैराबोला आएगा। हाँ बिल्कुल। सर उसका किसका? ये तो स्ट्रेट लाइन है ना यार, ये तो स्ट्रेट लाइन है। हाँ हाँ तो मैं, ये तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, राइट। चलिए, नाउ ये समझने के बाद नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अनदर थिंग। तो यार अगर मैंने आपको बोला कि फोर्स की जो इक्वेशन है, इफ आई एम सेइंग यू कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है इन केस ऑफ एयर, राइट। नहीं करेगा, नहीं करेगा हृदय, वो टच नहीं करेगा। हृदय इज आस्किंग के क्या ये वाली लाइन ये वाली लाइन आर को टच करेगी? आंसर इज इन्फिनिटी के ऊपर ले जा करके करेगी, लेकिन हम इन्फिनिटी के बारे में तो दोस्त जानते नहीं है इस ग्राफ पेपर के ऊपर, तो मैं टच नहीं करा रहा, राइट जी सर। एंड चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट वैक्यूम के अंदर। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इस फोर्स को मैंने लिखा था कोलंबियन कांस्टेंट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यार ये चीज देखने में थोड़ी गजब लग रही है, अलग लग रही है। इसको मैं मीडियम की उस प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख देता हूं जिसके अंदर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है। कविश, कैन यू टेल मी क्या इक्वेशन बनेगी? कविश हाँ सर। बताओ यार, क्या क्या इक्वेशन आएगी परमिटिविटी के फॉर्म में अगर लिखना हो तो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये किस में लगने वाला फोर्स था? वैक्यूम में या एयर में लगने वाला फोर्स था, राइट। हाँ नाउ सर। अब ऐसा समझ लो कि मैं इन दोनों चार्जेस को ले जाकर के रख देता हूं एक दूसरे मीडियम के अंदर, राइट। तो यहां पे मेरे पास Q1 और Q2 अब आ चुके हैं एक मीडियम के अंदर, डिस्टेंस उनका मैंने सेम रखा है, तो क्या बदल जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। और एप्सिलॉन नॉट के बदलने की वजह से फोर्स जो लग रहा था वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
सो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स को मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ था, मीडियम में लगने वाले फोर्स को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फोर्स इन मीडियम एफ एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इसके लिए चेंज होगी मीडियम की एक प्रॉपर्टी विच इज नोन एज परमिटिविटी, और यहां मैंने उस परमिटिविटी को, मीडियम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन से बता दिया है, राइट। चलिए इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 के लेते हैं थोड़े मजे, राइट, थोड़े थोड़े इनके मजे लेते हैं। क्या करने वाले हैं अपन, हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। यार एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करना है, आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड करना है। जब तू देखेगा तो एलएचएस में पहली वाली इक्वेशन में है एम और दूसरी वाली इक्वेशन में एलएचएस क्या है, एफएम है। तो एफ बाय एफएम ये एक तरफ हो गए, दैट इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर वैक्यूम के लिए, एंड इसके डिवीजन में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म हो गया कैंसिल, ये 4 पाई हो गया कैंसिल। सो F बाय FM इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। आ रही है क्या ये बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। So, Okay. Yes. सर जो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, तो उसमें जो K है वो मीडियम वैक्यूम के लिए ही होगा ना? ये के बच्चे जो मैंने यूज किया हुआ है ना, कोलंबियन कांस्टेंट के, इसकी वैल्यू मैंने फिक्स करके मानी हुई है कि जब ये वैक्यूम या एयर में है तो मैं इसको 9 × 10⁹ कंसिडर करूंगा, राइट, ओके सर। एसआई यूनिट्स में, राइट। ओके, तो सर इसका मतलब वो के मतलब वो वैक्यूम और एयर के लिए ही नहीं है ना, मतलब वो कोई भी मीडियम के लिए हो सकता है ना? हाँ, वो किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन अगर वैक्यूम की आप बात कर रहे हो तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना होगा, के को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ गिवन मीडियम, देन यू हैव टू टेक के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, राइट। यस सर। ओके, डन। चलिए, तो ये रेशियो लेने की कहानी तक हम पहुंच चुके थे। यार ये चीज अपन ने बहुत बार देखी हुई है, पता है, ये दो चीजों का कंपैरिजन बताता है। जैसे तूने फोर्स लगाया था 10 न्यूटन का और तेरे दोस्त ने फोर्स लगाया था 5 न्यूटन का, तो 10/5 करने पे कितना आया, 2, यानी तूने उससे डबल फोर्स अप्लाई किया है। आ रही है क्या ये बात समझ में? Yes, sir. ये कंपेयर Yes. करना होता है। और जब आप दो चीजों को आज से, यानी 12th स्टैंडर्ड के अंदर जब दो चीजों के कंपैरिजन की बात करोगे तो वहां पर दोनों के बीच का रिलेशन आपको बताना होगा, यानी कि दिस विल बी नोन एज एक स्पेशल टाइप की परमिटिविटी, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज, बता सकते हो क्या बोलेंगे उसको? Relative Relativity permitting. परमिटिविटी। बहुत बढ़िया। और रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम एप्सिलॉन आर से। इसी को एक और नाम दिया जाता है विच इज नोन एज Dielectric constant. अब ध्यान देना, यहाँ 2 के आ चुके हैं, 2 के आ चुके हैं बच्चे। एक के था स्मॉल के, दूसरा है कैपिटल के। स्मॉल के कोलंबियन कांस्टेंट था, कैपिटल के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अरे भूल तो नहीं जाएगा ना तू? नहीं सर। नो एक ही सर। दो के से अपना पाला पड़ चुका है। पहला के था कोलंबियन कांस्टेंट, दूसरा के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भूलना नहीं है, दोनों पे खास हम ये डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ओके, चलिए नाउ एक छोटा सा मैं यहां से वैल्यू को चेंज करके जरा स्विचिंग करता हूं। ये F बाय FM इज इक्वल टू क्या हो गया था, K। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं FM को अगर सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या ये समझना आपके लिए आसान होगा कि F बाय K हो जाएगा FM इज इक्वल टू, आएगी Yes. दिक्कत? नहीं सर। गुड। अब इस चीज को जरा हम रियल लाइफ के साथ जोड़ करके देखते हैं ताकि थोड़ा क्लैरिटी और बन जाए। नमक के अंदर कौन से 2 आयन होते हैं? क्या आपके भी टूथपेस्ट में नमक है? ऐसा ऐसा कुछ है? तो सॉल्ट के अंदर कौन से 2 आयन होते हैं, बता सकते हो आप मेरे को? केमिस्ट्री यार बड़ी वीक है मेरी। Na+. Na. Na+. NaCl। वाह 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 वाह।
NaCl। और यार अगर आपको पता हो तो Na जो होता है ना वो एक पॉजिटिव आयन होता है, और Cl जो होता है, क्लोराइड जिसको आप बोलते हो, वो एक नेगेटिव आयन होता है। और क्योंकि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो फिजिक्स ये बोलता है कि ये दोनों एक, Attract, सॉरी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी 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 सॉरी, अरे सॉरी सॉरी, मेरे को पता था तुम हंगामा मचा दोगे इस बात के लिए। ओके ओके ठीक है। सो वी नो दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो Na और Cl एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। जब इसको मम्मी खुले बर्तन के अंदर हवा में रखती है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा भयंकर होता है, राइट। तो आज जाकर के मम्मी को फिजिक्स बताना, क्या बताना कि मम्मी जैसे ही अपन इस Na और Cl को वाटर के अंदर ले जाकर के डाल देते हैं ना, तो एयर में जो फोर्स लग रहा था उससे 80th पार्ट का फोर्स लगना चालू होता है। मतलब उस फोर्स के 80 इक्वल डिविजन्स हो जाते हैं, 80वें भाग का फोर्स लग रहा होता है। अरे समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हाँ सर। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, Constant. 81। तीन किताबों की बात मैं तुमको बता रहा हूँ, 81, 79 एंड 80। तीन किताबों की बात मैंने तुमको बता दी है, ठीक है। अब इसमें जो तुमको पसंद आए तुम उसको उठा करके चलना, राइट। 79, 80 और 81 तीनों तुमको मिल जाएंगे अगर आप रेफर करते जाओगे ना नंबर ऑफ बुक्स। तो किसी में 79, किसी में 80, किसी में 81, राइट। सो 80 नॉर्मली हम भी कंसिडर करके चलते हैं, इसीलिए मैंने 80th पार्ट बोला। और ऐसा जीरो वीरो वाला पार्ट थोड़ा ठीक भी लगता है। 79 ऐसा समझ ही नहीं आएगा क्या हो गया, अरे जज्बात बदल बदल गए, हालात बदल गए, है ना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। चलो ठीक है। सो द सिचुएशन इज, मीडियम में लगने वाला फोर्स जो होता है वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का kth पार्ट का हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन कि जो सॉल्ट है वो वाटर के अंदर इजीली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। यस ओके। नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिलेटिव परमिटिविटी का क्या यूनिट होगा, बता सकते हो आप? यूनिटलेस होगा। यूनिटलेस होगा। यूनिटलेस भी है एंड साथ साथ में ये डायमेंशनलेस भी है। Yes. एंड रिमेंबर दैट कि इसकी वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। यू मे आस्क मी ए क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है। तो मैंने बच्चे आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट जो है ना वैक्यूम के लिए ये मिनिमम होता है, और अगर आप किसी भी नंबर को उस मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होने वाला है। यानी कि ये जो भी एप्सिलॉन की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट से बड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने ये बोला बोला इसी बात पे था ना कि ये मिनिमम होता है। और अगर ये डिवीजन वाला टर्म मिनिमम है तो ऊपर जो कुछ भी नंबर होगा वो इस डिवीजन में रहे हुए टर्म से तो कैसा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। एंड इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन रेशियो इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाए या रिलेटिव परमिटिविटी कही जाए, ये दोनों ही चीजों की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी। लेकिन किसके लिए ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या? वैक्यूम। वैक्यूम। बहुत बढ़िया। व्हाई? बिकॉज वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो इट विल बी 1। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों ही कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। बोलो कोई डाउट इसमें? नहीं सर। गुड। नाउ यार फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी, और जब तक आप वेक्टर के झमेले में ना पड़ो तब तक फिजिक्स का मजा आता नहीं है ना। जब तक ये वेक्टर्स आकर के तुम्हारे दिमाग की ऐसी तैसी नहीं कर देते तब तक तुमको ये लगता नहीं है कि हमने कोई महान काम किया हुआ है। तो ले आते न्यूटन अंकल को इसके अंदर भी। न्यूटन अंकल का थर्ड लॉ क्या बोलता था कि फॉर एवरी एक्शन, बताओ आगे। देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। An opposite reaction. दो ही तीन स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बात पता थी, या तो बाकी सो रहे हैं, है ना। अरे जागो जागो जागो। अरे बात समझ में आ रही है क्या यहाँ तक, या बाउंसर निकल गई है? यस और नो, थम्स अप थम्स डाउन।
वीडियोस तो तुमने ऑफ ही कर दिए हुए ताकि मेरे को कुछ पता ना चल पाए। थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। मतलब इससे अच्छा और तुम कुछ कर भी नहीं सकते थे। मतलब जिंदगी में कितने मैंने पाप किए होंगे कि तुम लोग वीडियो तक बंद कर देते हो। हद होती है यार बेइज्जती की। साला मैं भी पंचायत का वो बंदा जैसा फील करने लग गया हूँ। जीतू भैया, ये मानो मेरे को नाम बताएगा लग रहा है। नहीं नहीं बताएगा। अच्छा हाँ सर, हम फालतू की चीजें नहीं देखते हैं। सर जीतू भैया तो कोटा फैक्ट्री में आते हैं ना। अरे यार वही जो कुछ भी है कहीं से तो। पर सर मतलब मतलब आप टीचर वाले जीतू भैया की बात कर रहे हैं या किसी और चीज वाले जीतू भैया की? अरे नहीं यार, वही वही है, सेम ही है। अभी तो इतनी सारी वेब सीरीज मत देख यार निषेध। मैं वेब सीरीज नहीं देखता सर, ये तो खाली कोटा फैक्ट्री एक ही देखती है। अच्छा एक ही देखी है? हाँ, पूछ लो। ऐसा मैं मान नहीं सकता निषेध, है ना। मैं मेरे एक्टर पास नहीं है। पापा का नंबर है तो सही। अच्छा अच्छा, ही नोज अबाउट एवरीथिंग, ऐसा तू बोलना चाहता है? हाँ हाँ। हाँ तो ठीक है, गुड गुड, मतलब फेयर इनफ। पूरा टाइम घर पे थे तो मतलब उनको पता ही होगा ना। राइट राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। और फिर से वही सिनेरियो चालू होने वाला है, तो फिर से तुम्हारे डेज खराब होने वाले हैं। ऐसा मत बोलो सर। अरे यार ऐसा मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट ओपन हो यार। ये ऑनलाइन में तो आतंक मचा रहा है। रिएक्शन, चाचा की बात को अपने को यहाँ प्रूव करना है, ठीक है। अंकल की इज्जत रख लेनी है अपने को। तो कैसे प्रूव करोगे? तो यार पहले तो 2 चार्जेस लेने पड़ेंगे, दोनों को रेस्ट में लेना पड़ेगा, है ना। सो स्टेटमेंट कैसे फ्रेम करनी है, मेरी बात को सुनते जाना, एक एक बात पकड़ते जाना, और वहां से आपका कंसिडरेशन तैयार होता चला जाएगा। सो कंसिडर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 एट रेस्ट। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो Q1 एंड Q2 एट सर आपके घर पे नहीं बे, रेस्ट में। हाँ Q1 एंड Q2 किस पे है? रेस्ट पे है। चलिए ठीक है, तो ये है Q1 और ये रहा Q2, और ये दोनों पड़े हुए हैं रेस्ट में। अच्छा, ओरिजिन से इसकी पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है ना, ऐसे वेक्टर को हम एक स्पेशल नाम देने वाले हैं, विच इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, राइट। ओरिजिन से चार्ज के पोजीशन को बताने वाले वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। सो ये पोजीशन वेक्टर है। अच्छा इसको Q1 ले लूं, ठीक है ले लिया। इसको Q2 ले लिया, ठीक है। चलो जैसा आप बोलो, Q1 Q2, ठीक है। तो सिचुएशन इज कि अगर मैं इसको Q1 अज्यूम कर रहा हूं, तो यहां से यहां तक का जो पूरा ये वेक्टर है, इसको मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज बोलूंगा, विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय R1 वेक्टर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये R1 दिख रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऐसे ही मैं ये जो दूसरा वाला चार्ज है, इसको ज्वाइन करने वाला जब मैं वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, तो वो क्या कहलाता है? R2 वेक्टर कहलाता है। सो दिस इज R1 वेक्टर, दिस इज व्हाट वी कॉल एज R2 वेक्टर। नाउ अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, जो स्टेटमेंट था उसमें बच्चे डायरेक्शन वाली बात तू याद कर, क्या थी डायरेक्शन की डिस्कशन में? Along the line joining the center. Along the line joining the two charges, right? तो ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है, और ये वो लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, राइट। ये मेरा चार्ज नंबर 1 है, ये मेरा चार्ज नंबर 2 है, और यहां इनके साथ लाइन ज्वाइन हो रही है, राइट। सो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया हुआ है। नाउ द सिचुएशन इज इफ बोथ ऑफ देम आर लाइक चार्जेस, ओके, यानी अगर वो एक जैसे लाइक चार्जेस, सिमिलर चार्जेस हुए, तो सिमिलर चार्जेस के केस में देयर विल बी, क्या होगा? Repulsion. रिपल्शन। बहुत बढ़िया, मैं अट्रैक्शन बोल के तुमको कंफ्यूज करने का ट्राई करने वाला था, बट उसके पहले तुम्हारा आंसर आ गया, गुड। सो रिपेल होगा, यानी कि Q1 पे फोर्स कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में। Q1 कहां जाएगा? इधर धक्का खाएगा, राइट। और Q2 पे Q1 फोर्स लगाएगा, तो ये Q2 कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अरे यार क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन Yes, का sir.
डिस्टेंस को इंक्रीज करवाने का काम करेगा, और डिस्टेंस का इंक्रीज होने का मतलब है कि Q1 दूर जाएगा और Q2 भी कहां जाएगा, दूर जाएगा। क्या क्या इतने पार्ट में आपको कोई डाउट है? नो सर। अमेजिंग। चलिए, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने के लिए है सेकेंड चार्ज, है ना? तो फोर्स जो 1 के ऊपर लग रहा है दैट विल बी अप्लाइड बाय 2, राइट? तो इसको मैंने लिखा हुआ है F12। कोई मेरे को इसे रीड करके बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F12? Force on charge On 1 1 due to due to charge 2. due to 2. वेरी गुड। F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो अगर मैं लिखता हूं बच्चे F21, तो क्या इसे आप रीड करके बता पाओगे? Force on 2 due to 1. Force on 2 due to 2. वेरी गुड, ओके। और ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसको आपने क्या ले रखा हुआ है, स्मॉल r ले रखा हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल r है। रिमेंबर दैट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल r है। चलिए, बात करते हैं इस F12 को निकालने की। तो कोई भी वेक्टर अगर आपको बच्चे निकालना है ना, तो जिंदगी भर इस चीज को ध्यान रखना कि उसका तो मैग्नीट्यूड चाहिए होगा पहली बात, और दूसरा क्या चाहिए होगा, Direction. और चैप्टर नंबर 4 ऑफ 11 स्टैंडर्ड जिसका नाम था वेक्टर, उसके अंदर वेक्टर्स के अलग अलग टाइप के अंदर तूने एक टाइप पढ़ रखा हुआ था जिसका नाम था यूनिट वेक्टर। वो यूनिट वेक्टर का काम क्या था, डायरेक्शन। Direction. डायरेक्शन देखो। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इस फोर्स, इस वेक्टर को जस्टिफाई करना चाहता हूं, तो मैं इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी क्या कर दूंगा, लगा दूंगा। और डायरेक्शन में किसके टर्म्स में लिख रहा हूं, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. ये आर कैप जो मैंने लिखा हुआ है ना, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, वेट फॉर अ मिनट। दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 ड्यू टू 2, राइट? तो ये जो डायरेक्शन होगी इस फोर्स की, वो भी तो 2 से 1 की तरफ को होगी ना। अरे यार, 2 से 1, 2 से 1 ऐसे रिपल्शन होगा ना, 2 to 1 की तरफ को रिपेल होगा। और अगर 2 to 1 रिपेल हो रहा है, तो मैंने इसको क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम 2 to 1। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, या फोर्स बाय 2 ऑन 1। तो वेक्टर फ्रॉम 2 अप टू 1। आ रही है बात समझ में ये? Yes, sir. अच्छा, दूसरा केस अगर मैं लिखना चाहूं तो आई कैन राइट अबाउट F21। तो F21 के लिए हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F21, और साथ में क्या आएगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए तू फिर से यूज करेगा आर कैप, लेकिन इस बार डायरेक्शन कहां से कहां होने वाली है, 1 से 2 की तरफ होने वाली है। तो इसको मैं लिखूंगा 1 से 2 की तरफ, राइट? Yes, sir. 1 से 2 की तरफ का ये वेक्टर आ गया। ओके, चलिए, क्या 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस 2 और 1 के बीच का भी है, ऐसा Yes. है क्या? यस, क्योंकि Yes, sir. यार चार्जेस तो हमने रेस्ट में मान रखे हैं, और जब चार्जेस हमारे रेस्ट में हैं, तो पक्की बात है कि ये डिस्टेंस इनके बीच का चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो दिस मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय कोलंबियन कांस्टेंट के, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट? Yes, sir. गुड। इनटू ऊपर की तरफ हो जाएगा आर वेक्टर 12 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर 12। बोलो, ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. गुड, डन डन डन, फिनिश हो गया बस। पर यार, ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, ये तो अल्टीमेटली आर के इक्वल हो जाएगा, R. दोनों के बीच के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज के Q1 Q2 by R square into R vector 12 divided by R। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, तो दिस कैन बी रिटन एज K Q1 Q2 divided by R cube into
r vector 1 2, right? Yes, sir. Yes. सेम तरीके से जब आप इसको सॉल्व करते हुए लेकर के आओगे, जब आप इसको सॉल्व करते हुए लेके आओगे, तो दिस विल बी f vector 21 is equal to k q1 q2 डिवाइडेड बाय r क्यूब. यहां टर्म कोई गेस करना चाहेगा क्या आएगा? R vector 2 1. R vector 2 1. वेरी गुड, r vector 2 1, राइट? सो वेक्टर r21 ये हमारा यहां पे आने वाला है. यार जरा तू सोच, ये जो 2 से 1 पर का वेक्टर है, 2 से 1 पर का जो वेक्टर है और 1 से 2 पर का जो वेक्टर है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है क्या? Yes, sir. Yes. Yes. मैग्नीट्यूड दोनों के आर के इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों के आर के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या हो चुकी है? ऑपोजिट हो चुकी है. यस और नो? Opposite. Yes, sir. बहुत बढ़िया. तो चलिए ये रिप्लेस करते हैं. आर वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर वेक्टर 2 1. एंड क्योंकि ऐसा है, सो कैन वी से दैट f vector 1 2 is equal to minus of f vector 2 1. क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको हम? Yes, sir. Yes. Give me a thumbs up if you all agree to this. जल्दी. गुड. सो यहां से एक स्टेटमेंट निकल करके आती है कि दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है बच्चे, वो तो कैसा होता है? इक्वल, लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है? ऑपोजिट होती है. और ये चीज हमको समझ के चलना है, विच इज ऑल्सो नोन एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने कहा हुआ था फॉर एवरी एक्शन, अगर 2 ने 1 के ऊपर एक्शन किया है तो 1 2 के ऊपर इमीडिएट रिएक्शन करेगा. Both will be equal in magnitude but opposite in direction. So from here you can prove the vector form of Coulomb's law, right? Yes, sir. Yes. Great. बहुत बढ़िया. अच्छा, अब अगर मैं आपसे दो लाइक चार्जेस की बात कर रहा था, राइट? यहां मैंने लाइक चार्जेस की बात करी हुई थी. तो एनसीईआरटी एक डायग्राम आपको दे करके जाती है. दैट डायग्राम इज कि अगर Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, अगर Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि अगर प्रोडक्ट 0 है तो यार या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, है ना? और Yes, दूसरी sir. पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दोनों दोनों negative. negative. दोनों नेगेटिव होंगे. कहने का मतलब ये है कि लाइक चार्जेस होंगे, और लाइक चार्जेस होंगे तो आप देख सकते हो मैंने इन दोनों को दूर भागती हुई डायरेक्शन में बताया हुआ है. मतलब ये है देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम, राइट? Yes, sir. चलिए, अब अगर एक Q1 मैं यहां पर ले लेता हूं और दूसरा मेरा चार्ज जो है एट रेस्ट यहां पर ले लेता हूं, और मैंने ये बोला हुआ है कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है. Q1 इंटू Q2 क्या है? लेस देन 0. इसका मीनिंग ये हो जाता है कि या तो Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, या Q2 नेगेटिव है और Q1 पॉजिटिव है. मतलब दोनों में से कोई एक तो नेगेटिव होगा, तभी एक ही नेगेटिव होगा, दूसरा तो पॉजिटिव होगा, तभी ये प्रोडक्ट क्या हो सकता है? लेस देन 0. एंड इन दैट केस देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अमेजिंग. सो ये दो डायग्राम आपको एनसीईआरटी दे करके जाती है, भूलना नहीं इससे, ठीक है? डन. अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, अगर मेरे पास एक 100 कूलम्ब का चार्ज है, जिससे पूछूंगा वही बताना है ना, सारे मत बताना, और एक 1 कूलम्ब का चार्ज है, तो फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा? प्रथम, बता सकते हो आप इसका आंसर? अगर एक चार्ज मेरे पास है 100 कूलम्ब का, दूसरा है 1 कूलम्ब का,
तो किस पर कौन ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, 100 कूलम वाला कि 1 कूलम वाला? 100 कूलम। सही है ना केविन? 100 कूलम वाला जो है इट विल अप्लाई मोर फोर्स एज कंपेयर टू 1 कूलम फोर्स, राइट? 1 कूलम वाला जो दोनों पे इक्वल लगेगा। एग्जैक्टली, रीजन बीइंग इंडिविजुअल चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है बच्चे। ध्यान तो दे, देख एक बार, कॉन्सेंट्रेट कर, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट यहाँ चाहिए होता है। तो अगर तू इसको 100 रख के इसको 1 लेता है तो भी प्रोडक्ट 100 आएगा, और इसको 1 लेकर के इसको 100 लेता है तो भी प्रोडक्ट कितना आएगा? 100 आएगा। सो दिस वाज अ ट्रिकी वन, जिसमें हमारा प्रथम थोड़ा सा ट्रैप हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, चलिए, गुड। बट आई होप ये क्लैरिटी आपको आ गई होगी कि इंडिविजुअल चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर ये डिपेंड करता नहीं है। दिस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, राइट? मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। चलिए, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, मूविंग अहेड, ये जो कोलंबियन फोर्स है ना, इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो इनके स्टेटमेंट में ही निकल के आ जाती है कि ये चार्जेस को रेस्ट में रहने तक ही एप्लीकेबल होता है। याद है ना? 2 पॉइंट साइज्ड चार्जेस एट रेस्ट, सो इट इज नॉट वैलिड फॉर मूविंग चार्जेस। ये मूविंग चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। अच्छा, याद करो, इसी में एक और पॉइंट मैंने आपको बोला हुआ था, 2 पॉइंट साइज्ड चार्जेस एट रेस्ट। तो ये किस टाइप के चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है? पॉइंट साइज्ड चार्जेस के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो दूसरी लिमिटेशन आपकी ये बन जाती है। आएगी बात समझ में? Yes. गुड, ओके। तीसरा जो पार्ट है वो आता है कि ये बहुत ज्यादा छोटे डिस्टेंसेस के ऊपर इनवैलिड हो जाता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं 2 एंगस्ट्रॉम से छोटे डिस्टेंस की, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 एंगस्ट्रॉम से छोटा डिस्टेंस, तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्सेस जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये पिक्चर में आने चालू हो जाते हैं, और तब इस लॉ का वैलिडेशन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। एंड एक और कंडीशन आती है जहां पे ये रूल आपका वैलिड नहीं हो पाता है, दैट इज अगर दोनों चार्जेस बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इफ योर चार्जेस आर एट वेरी 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 लार्ज डिस्टेंस, मतलब समझ लो लाइट ईयर के डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, तो एक चार्ज को जब मैं यहां से थोड़ा आगे लेके आऊंगा तो उसकी एनर्जी को दूसरे चार्ज तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा? 1 ईयर का टाइम लग जाएगा, है ना? और इतने टाइम के अंदर तो मैं इस चार्ज को यहां से खिसका के कहां लेके आ सकता हूं? कहीं भी लेके आ सकता हूं, राइट? और अगर ऐसा मैंने कर दिया तो वो जो इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस तो उसका बहुत लेट पहुंचा, यानी ये झोल हो जाता है। तो बेसिकली ये शॉर्ट डिस्टेंस पे, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे और बहुत लार्ज डिस्टेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, राइट? Yes, sir. सो दीज आर द लिमिटेशंस। और अगर प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है, ये सेंटर टू सेंटर की तरफ एक्ट करने वाले फोर्सेस हैं। और अगर सेंटर टू सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला कोई फोर्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स, Yes. राइट? सो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये सेंट्रल फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड जो है, यस, मैं बता देता हूँ सेंट्रल फोर्सेस क्या होता है। मान लीजिए ये पहला एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, राइट? दीज आर दी 2 ऑब्जेक्ट्स। तो फोर्स जो लगेगा ना बच्चे, वो सेंटर की तरफ लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे एक्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ लगेगा। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। ओके, सो कोलंबियन फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस
ये क्या करते हैं, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। और आपको पता होगा ऐसे फोर्सेस जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। सो दीज आर दी कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा, ये जो फोर्स है ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है, राइट? Yes, sir. तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है। अब आइसोलेटेड फोर्स आप इसका जनरेट नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो कर रहा है। Yes, sir. एंड बिकॉज इट इज फॉलोइंग एक्शन रिएक्शन वाला लॉ, तो ये हमेशा किस में जनरेट होगा, पेयर में जनरेट होगा। ये हमेशा किस में लगेगा, पेयर के अंदर ही लगेगा, राइट? और इसके लगने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बॉडीज जो हमें चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2. 2. So Two. this is also known as two body force. और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, ये POS को फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो Right. करता है, राइट? कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे नंबर ऑफ चार्जेस हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है, यहाँ चौथा है, एंड यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, तो आप क्या करोगे, इस चार्ज ने इस पर कितना फोर्स लगाया वो निकाल लो, इसने कितना फोर्स लगाया वो निकाल लो, इसने कितना फोर्स लगाया वो निकाल लो, और इसने कितने फोर्स लगाया वो निकाल लो, और इन सबका रिजल्टेंट निकाल डालो, तो वो जो वैल्यू आएगी वो नेट फोर्स की हो जाएगी। क्लियर रहेगी बात? Yes, sir. ओके, सो ये था सेशन 1.2। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कंधों पे मैं थोड़ा रख देता हूं, आप ट्राई करना। आइडियल आंसर्स जो है बच्चे वो मैं अपलोड करवाना स्टार्ट कर देता हूं, तो कहीं भी अगर आपको कहीं पे इश्यू आ रहा है किसी क्वेश्चन को फेस करने में और दिक्कत आ रही है, तो आप उन आंसर्स को भी रेफर कर सको, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। चलिए, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड सेशन, है अपने पास टाइम कुछ के? अच्छा, 15 मिनट्स है, ओके। सिंपल सा एक बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन है जिसका नाम है सेशन 1.3। नाम है सेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को कुछ आइडिया है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? है क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड? सर रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज। बहुत बढ़िया, गुड। अगर आपको पता हो तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने 2 टाइप के फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था, राइट? वन वाज नोन एज कांटेक्ट फोर्स और दूसरे का नाम क्या था, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये जो हमारा बच्चे कोलंबियन फोर्स होता है ना, इसमें 2 बॉडीज के बीच में कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज Non-contact. यस, इट इज आल्सो नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है जिसमें कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी टाइप के फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी फोर्स तो लग रहा है, मतलब एनर्जी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। याद करो वो परमिटिविटी वाला केस जो हम डिस्कस कर रहे थे, है ना? सो इन्फ्लुएंस तो ट्रेवल कर रहा था, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे थे, हमें उसे विजुअलाइज करना नहीं समझ में आ रहा था। तो जरा इसको हम समझते हैं बच्चे कि यहाँ हो क्या रहा था, व्हाट सिचुएशन वाज एक्चुअली गोइंग ऑन, हो क्या रहा था अंदर इसके। तो मान लीजिए मुझे जिस चार्ज को स्टडी करना है उसकी वैल्यू है कैपिटल क्यू। जिस चार्ज के बारे में आई वांट टू स्टडी दैट इज कैपिटल क्यू। लेकिन क्योंकि ये एक चार्ज की वजह से फोर्स लगता नहीं है, तो मुझे एक दूसरा चार्ज लेकर के आना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी मजबूरी क्या है दूसरे चार्ज को लेके आने की?
Yes, sir. Yes. अकेले चार्ज की वजह से तो इसके फोर्सेस की स्टडी हो नहीं सकती, क्योंकि इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दूसरा चार्ज होना तो चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि अभी तक मैंने दूसरा चार्ज आपको दिया ही नहीं है, तो आप फोर्सेस की स्टडी कैसे कर सकते हो? नहीं कर पाओगे ना दोस्त। तो वो स्टडी कंप्लीट करने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत है, उस चीज का नाम है एक ऐसा चार्ज जो आपको इस चार्ज के बारे में टेस्ट करने में हेल्प करे। अरे यार, इस चार्ज की कितनी ताकत है, वो टेस्ट करने के लिए तूने एक चार्ज पिक किया है, वो चेक करने के लिए तूने एक चार्ज पिक कर लिया है। और ये क्या बात समझ में? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. और ऐसा चार्ज जिसकी हेल्प से तू इस चार्ज के बारे में सारी सारी कुंडली इसकी निकालने वाला है, उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? टेस्ट Test. चार्ज बोलेंगे। Yes. और इस टेस्ट चार्ज को एक बड़े ही स्पेशल सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यू नॉट। क्या बोलते हैं इसे? क्यू नॉट बोलते हैं, राइट? अच्छा, अब इस टेस्ट चार्ज के कुछ फीचर्स हैं, कुछ खास बातें हैं। पहली खास बात इस टेस्ट चार्ज की क्या है, बताओ, कुछ किसी को पता है? Sir, unit positive charge. बहुत बढ़िया। इट विल बी ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमेशा कैसा चार्ज लोगे आप इसे? हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लोगे। तेरा कैपिटल क्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तेरे को जिसके बारे में स्टडी करना है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसकी हेल्प से स्टडी करना है उसे चेंज करना नहीं है। और जिसकी हेल्प से हम इसकी स्टडी करने वाले हैं, उसका नाम बताओ, बताओ क्या नाम था उसका? Test charge. Test. Yes, sure. टेस्ट चार्ज। यस। तो ये जो क्यू नॉट है, दिस इज नोन एज टेस्ट चार्ज, एंड दिस टेस्ट चार्ज विल बी ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यार लास्ट 10 to 15 मिनट्स है, 10 मिनट्स है, वीडियोस अब ऑन कर दो थोड़े थोड़े। ध्वनि, तूने वीडियोस ऑफ करना कब से सीखा यार? मेरे को पता नहीं चला। ओह, हेलो मिस्टर सम्य। वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जा रही है। यानी ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? जीरो की तरफ जा रही है। अगर आप मेरे से ये पूछते हो, सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कंसिडरेशन, तो माय आंसर विल बी वेरी स्पेसिफिक। लिसन वेरी केयरफुली। देखो, अगर मैं इस चार्ज को बड़े मैग्नीट्यूड का रखूंगा, तो ये मेरा सोर्स चार्ज है और ये मेरा टेस्ट चार्ज है। अगर ये दोनों बड़े मैग्नीट्यूड के हुए तो प्रोडक्ट बहुत बड़ा आएगा, यस और नो? Yes, sir. और प्रोडक्ट अगर बहुत बड़ा आया तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा और इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। उसकी वजह से इन दोनों की पोजीशंस क्या हो सकती हैं? डिस्टर्ब हो सकती हैं, राइट? Yes, sir. लेकिन अगर मैं इस चार्ज को बहुत कम कर दूं, बहुत छोटा कर दूं, जीरो के एकदम नजदीक लेकर के चले जाऊं, तो उस टाइम पर प्रोडक्ट इन दोनों का कैसा हो जाएगा? जीरो के नजदीक चला जाएगा। मतलब फोर्स बहुत कम हो जाएगा, और फोर्स बहुत कम होने की वजह से ये एक दूसरे की पोजीशंस को चेंज नहीं कर पाएंगे। आ रही है क्या बात समझ में? Yes, sir. एंड दैट इज द मेन रीजन कि मैंने इस चार्ज को बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा कंसिडर किया हुआ है, राइट? चलिए, तो अब इनके बीच की स्टोरी को ले आते हैं पिक्चर में। ये इतना था कंसेप्ट। अब सीधे आ जाते हैं जो हमारे कुलम साहब का लॉ था उसकी तरफ। यार मान ले कि ये जो कैपिटल क्यू है और ये जो स्मॉल क्यू नॉट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल आर, राइट? और कूलम्ब बाबा कह गए हैं हमसे, क्या कह के गए हैं कि अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना है तो इट विल बी ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, है ना? Charges. तो यहां मैंने क्या कंसिडर किया हुआ है कि मेरा कैपिटल क्यू पॉजिटिव है
और ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, राइट? मुझे किसकी स्टडी करनी है बताओ? क्यू नॉट की स्टडी करनी है ना? सर No, Q sir. Capital Q. कैपिटल क्यू की स्टडी करनी है, और इसको मैंने क्या नाम दे रखा था? टेस्ट चार्ज, राइट? कैपिटल क्यू को क्या बोला right, था? sir. Q not Q sir. star. यस, कैपिटल क्यू को हमने क्या बोल रखा था? सोर्स चार्ज बोल रखा था। गुड। चलिए, तो ये सोर्स चार्ज की वजह से अगर मैं इसके ऊपर फोर्स निकालना चाहूं तो कैन आई राइट इट एज F इक्वल्स टू कोलंबियन कांस्टेंट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, राइट? Yes, sir. गुड। चलिए, तो अगर मैं इस Q नॉट को इस तरफ ले आऊं, अगर मैं Q नॉट को इस तरफ ले आऊं, सो दिस कैन बी रिटन एज F डिवाइडेड बाय Q नॉट विच इज इक्वल टू कैपिटल Q की कैपिटल Q अपॉन क्या हो गया? R स्क्वायर हो गया, राइट? Yeah. Yes. यार मेरा टारगेट क्या था? मेरे को बताओ। मेरा टारगेट था इस सोर्स चार्ज के इन्फ्लुएंस को ढूंढना, है ना? Yes, sir. Yes. क्या इस टर्म में टेस्ट चार्ज का कोई रोल आपको दिख रहा है? ये वाले RHS में कोई रोल? No, sir. नहीं। एंड बिकॉज यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं है, यानी दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और क्योंकि ये टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है तो ये टर्म मुझे मेरे सोर्स चार्ज का इन्फ्लुएंस बता रहा है, और जो टर्म मुझे सोर्स चार्ज का इन्फ्लुएंस बता रहा है उसे मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इतनी बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलने के चक्कर में तुम्हारे दिमाग में न इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा न इंटेंसिटी रहेगा, तो हम आज से इसको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आज से सिंपली क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेलिंग स्टार्ट होगी ई से, इसीलिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? ई से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो E अगर आपसे पूछा जाता है तो दिस कैन बी रिटन एज F डिवाइडेड बाय Q नॉट, राइट? लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। सो E वेक्टर कैन बी रिटन एज F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट। यार याद तो करो कि ये जो चार्ज था उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी हमने ले रखी थी? 0। तो ये यहां लिखना मत भूलना, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, राइट? चलिए, तो डिफाइन कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। कैसे डिफाइन करेंगे? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्यों लिखवा रहा हूं? पहले कॉन्सेंट्रेट कर लेना बात के ऊपर। देखो बच्चे, ध्यान देना, क्योंकि अगर तूने पॉइंट चेंज कर दिया ना तो आर चेंज हो जाएगा। बोल हाँ के ना? हो जाएगा ना? और हाँ, आर चेंज हो गया तो आर के चेंज होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बोल अग्री करता है कि नहीं करता है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये है कि इट डिपेंड्स ऑन आर, एंड क्योंकि ये आर के ऊपर डिपेंड करती है तो तेरे को तेरा पॉइंट फिक्स कर लेना होगा कि तू किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज। कौन से चार्ज की वजह से यहां पे अपन निकाल रहे हैं? सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट due to source charge is defined as the amount of force experienced by unit positive charge at that point। हो, बहुत सारी बातें आ गई यार। याद हो पाएगी क्या तुमको ये? मैं तो डर रहा हूं। एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्या? नो सर। कितने लोगों को लगता है एक बार फिर से रिपीट करना चाहिए? स्टूडेंट्स आर लाइक सर भागो ने, अभी जाओ ने, हमको बिल्कुल कोई रिपीटेशन नहीं चाहिए, हम सब पढ़ चुके हैं। नोट्स में ऐसा लिख के दिया होगा ना? हाँ दिया हुआ है, डोंट वरी। ठीक है,
आपसे पहले भी हम 1.5 घंटे तक एज अ तप चुके हैं, 1.5 नहीं ना, और ज्यादा ही। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ बाय क्यू नॉट। अच्छा, इसका यूनिट निकलवाओ फटाफट। बोलो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। Newton. न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, सो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन बाय कूलम। लेकिन न्यूटन सीजीएस बाय की अगर मैं बात करूं तो डाइन पर स्टेट कूलम। स्टैट कूलम। बहुत बढ़िया, राइट। सो डाइन पर स्टैट कूलम इज सीजीएस यूनिट एंड न्यूटन पर कूलम इज एसआई यूनिट, राइट? क्लियर है यस, क्या बात? ओके, सो नाउ